वह निकाह का जोड़ा पहने, हल्का-सा मेकअप किए खुद का अक्स शीशे में देख रही थी। वह खूबसूरत लग रही थी, काश उसकी तरह उसका नसीब भी अच्छा होता। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने आँखों में आई नमी को छिपाने की नाकाम कोशिश की थी। फ़ातिमा और ज़विश दोनों एक साथ रूम में दाखिल हुई थीं। हूरिया हाजरा बेगम के साथ मेहमानों के पास थी। ज़विश ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखते उसे खुद के गले लगाया। वह खाली आँखें लिए उसके गले लगी रही। ज़विश ने पीछे हटते उसके चेहरे पर सुर्ख आँचल डाला और उसे अपने साथ लिए बाहर लॉन्च की तरफ बढ़ गई। लॉन्च में सफ़ेद फूलों से बनी दीवार के उस पार हैदर को अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा देख उसका दिल और बुझ गया था। बोझल होते कदमों के साथ चलती वो उसके सामने बैठ गई। ज़ाविया ने उसके बैठते एक नज़र अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर दाखिली दरवाजे की तरफ देखा। वह किसी की आमद का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। अहमद साहब के कहने पर काजी ने निकाह शुरू किया। काजी के कलमात अपनी समात से टकराते माहिनूर को किसी सूर से कम न लगे थे। काजी ने कलमात पढ़ने के बाद लड़की से इकरार की इजाज़त मांगी। कितना मुश्किल होता है कभी कभी मुंह से दो लफ्ज़ निकालना। तेज होती धड़कनों के साथ उसने जवाब के लिए लब वाक किए थे कि दाखिली दरवाजे पर जानी पहचानी आवाज़ के शोर से रुक गई थी। सबकी नजरें दाखिली दरवाजे पर जा रुकी। जविश ने गहरा सांस लेते खुशी से अपने साथ खड़े जावियार को देखा, जो उसे देखने के बाद दाखिली दरवाजे से अंदर आते बुराक को देखने लगा। सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन वह क्या है ना, निकाह में खास मेहमानों की आमद बाकी थी, तो निकाह उनके बिना कैसे हो सकता है। बुराक की बुलंद आवाज पर सबने उलझी नजरों से उसे देखा। आए, अंदर आए। अपने पीछे देखते बुराक ने किसी औरत को अंदर आने की इजाजत दी। औरत के साथ एक बच्चे को अंदर आता देख मायनूर ने लम्हे भर को नजर उठाकर हैदर के चेहरे के बदलते रंगों को देखा। बुराक औरत को लिए हैदर के ऐन सामने खड़ा हुआ। मिस्टर हैदर, आप अपनी दूसरी निकाह पर अपनी पहली बीवी को इनवाइट करना कैसे भूल सकते हैं। इस बच्चे का भी पूरा हक है अपने बाप का दूसरा निकाह देखने का। चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए बुराक ने कहा। मायनूर हैरत से अपने साथ हुए उस ड्रामे को समझने की कोशिश में लगी हुई थी और एक लम्हा लगा था उसे सब समझने में। क्या ये सच कह रहा है? हैदर के वालिद ने कुछ भी कहने से पहले उससे पूछा। वह अपने बेटे के मुंह से सच सुनना चाहते थे। हैदर ने जवाबन गर्दन झुका ली। अहमद साहब का हाथ सीधा दिल को गया था। आपके बेटे ने छिपकर पहले से ही शादी की हुई है और इस बात का अंदाजा आप दोनों में से किसी को नहीं है। बुराक ने हैदर के वालिदैन को देखते उनके सर पर बड़े आराम से बम फोड़ा। महनूर खामोशी से चलते हुए हैदर के मुकाबिल आई। हैदर ने नजरें उठाकर उसे देखा। कुछ कहने के लिए मुंह से अल्फाज निकालने चाहे उससे पहले महनूर ने बिना किसी का लिहाज किए एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। चमाट इतना मजबूत था कि उसकी जलन से हैदर को अपने गाल जलते हुए महसूस हुए। वह भले उस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन अपने साथ किए गए धोखे को कैसे माफ कर सकती थी। एक कहर बरसाती नजर उस पर डालने के बाद वह अपना लहंगा उठाए उल्टे कदमों के साथ घर के अंदर चली गई। चलो निकलो अब यहाँ से, बहुत हो गया ड्रामा। जावियार ने हैदर को कहते उसे बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे क्या घूर रहे हो? सिर्फ तुम्हारे इस बेटे की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हें सही से जेल की हवा खिलवाते कि दोबारा किसी औरत को गलत इरादे से देखने से भी डरते। वह जो जावियार को घूर रहा था, मुस्तफ़ा के कहने पर एक कोफ्त भरी नजर उसने मुस्तफ़ा पर डाली। हैदर के वालिद अहमद साहब से माफी मांगते हैदर को लिए शर्मिंदगी से वहां से निकल गए। आहिस्ता आहिस्ता शाह हाउस का लाउंज भी खाली हो चुका था। मेहमान सभी घर को लौट चुके थे। बुराक ने जावियार की तरफ देखा, जिसने नजरों से उसे इजाजत दी। गहरा सांस लेते वह अहमद साहब के सामने गया। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बुराक के कहने पर अहमद साहब ने नजरों से उसे इजाजत दी। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे? वह बिना किसी लगी लपटी के खुद ही अपने रिश्ते की बात कर रहा था। जावियार और मुस्तफ़ा समेत जविश के चेहरे पर भी दबी दबी मुस्कुराहट आई। भाई, सिर्फ हाथ ही चाहिए क्या? अपनी हंसी को रोकते मुस्तफ़ा ने उसके कान में सरगोशी की कि जवाबन बुराक ने उसे घूरा और फिर अहमद साहब की तरफ मुतवज्जह हुआ। लेकिन माहिनूर, उससे मैं खुद बात कर लेता हूँ अभी। अहमद साहब के कुछ बोलने से पहले बुराक ने उनकी बात बीच में काटते कहा। उसकी जल्दबाजी पर अहमद साहब मुस्कुराए थे। वह जितना जावियार को जानते थे, इतना ही बुराक को भी जान चुके थे। जविश के चेहरे की खुशी देखने के बाद इतना तो वह जान चुके थे कि माहिनूर भी उस घर में बहुत खुश रहेगी। अहमद साहब की इजाजत देते ही बुराक तेज कदम उठाता लॉन्च अबूर करता घर के अंदर गया। अंदर जाते ही उसने अपना रुख सीधा माहिनूर के कमरे की तरफ किया। दरवाजा नॉक करते वह जवाब के इंतजार में था। अंदर से जवाब न आने पर वह दरवाजा खोलते अंदर गया। नजरें सीधा उसकी पुश्त से टकराई, जो दोनों पांव बेड से नीचे किए सर झुकाए बैठी थी। अपने 5 कदमों की चाप सुनने पर भी उसने चेहरा उठाकर ऊपर नहीं देखा था। उसके सामने आते वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा उसे देखने लगा। वह जो सोच रही थी कि जविश या हुरिया आई होंगी, बुराक को अपने सामने देखकर चौंकी थी। मुझे लगा तुमने रोने का प्रोग्राम शुरू कर दिया होगा। मेरा नाम महनूर शाह है। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि किसी के धोखा देने पर रोने लग जाऊं। आ, इसीलिए तो वो बुराक को पसंद थी, क्योंकि वह किसी से इतनी उम्मीद नहीं लगाती थी कि उसे छोड़ जाने पर आंसू बहाए। तुम्हें दुख नहीं हुआ उसकी सच्चाई जानने के बाद?
नहीं, बल्कि मैं शुक्र कर रही हूँ कि निकाह से पहले ही उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अल्लाह के बाद मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारी शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने मुझे गलत होने से पहले ही उसकी सच्चाई बता दी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो उसका शुक्रिया अदा करती नज़रें चुरा गई। मेरे निकाहनामे पर ऑटोग्राफ दोगी? उसके अचानक पूछने पर पहले तो वह चौंकी थी, फिर तमस्खुर से हंसी। तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पसंद हो। उसने यकदम नजरें उठाकर उसे देखा। ब्राउन आंखें नीली आंखों से टकराई थी। सब कुछ रुक सा गया था। वह इस वक्त किसी भी चीज की तवक्को कर सकती थी सिवाय उसके मुंह से एतराफे मोहब्बत के। क्या दुआएं इतनी जल्दी सुन ली जाती हैं? हाँ, दुआएं जितनी शिद्दत से मांगी जाएं इतनी जल्दी कबूल होती हैं। मैं बहुत तंग करूंगी। माहिनूर ने जैसे उसे वार्न करना चाहा। मैं सारी जिंदगी तंग होने के लिए तैयार हूँ। वह भी अपनी बात पर अटल था। जीना हराम कर दूंगी। तुम्हारे साथ हराम जिंदगी भी कबूल है। मैं बहुत शिद्दत पसंद हूँ। मैं कभी जेलस होने का मौका नहीं दूंगा। वो उसकी हर बात का तुर्की बतुर्की जवाब दे रहा था। तुम सारी तैयारी के साथ आए हो। आखिरी मौका है मेरे पास। आज अगर नहीं बोला तो सारी जिंदगी पछताऊंगा। उसकी आंखों में इल्तिजाएं थी। कितनी मुश्किल से उसे मौका मिला था। तो तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? आंखों में शरारत लिए उसने पूछा। हाँ। वह ऐसा जानलेवा एतराफ करता हुआ उसे अच्छा लगा था जब फजाओं की झोली ठिठुरते मौसमी लम्हों से लबाब थी। माहिनूर के होठों पर मुस्कुराहट खिल उठी थी। जहां तक मुझे याद है किसी ने मुझसे कहा था कि तुम दुनिया में आखिरी लड़की हुई तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। शहादत की उंगली माथे पर रखती वह मसनूई सा सोचने लगी। यार तुम तो अभी से तंग करने लगी। उसकी मासूमियत से कहने पर वह खिलखिलाकर हंस दी। तुम्हें बाबा से बात करनी होगी। कुछ लम्हे बाद उसने संजीदगी से कहा। तुम्हारे बाबा से मैं बात कर चुका हूँ, बस तुम्हारी इजाजत लेनी थी। उसे हैरत का सदमा लगा था। तो वह बाहर सबसे पूरी बात करने के बाद अंदर आया था। वह वाकई हैरान कुन था। उससे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती थी। थैंक्स। मोहब्बत और खुशी से कहते वह कमरे से बाहर निकल गया। लॉन्च में आते ही सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वह उतरा हुआ चेहरा लिए ज़ावियार और मुस्तफ़ा के सामने आया। उसका ऐसा चेहरा देखकर ज़ावियार को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उन दोनों के कुछ पूछने से पहले ही वह चेहरे पर दुनिया जहाँ की खुशी लिए उनके गले लगा। ज़ावियार के दिल को सुकून आया था। कितने वक्त बाद उसे यह खुशी देखने को मिली थी। ड्रामेबाज। उसकी पुश्त में मुक्का मारते हुए मुस्तफ़ा ने कहा। शुक्रिया मेरे यारों। बुराक ने उन दोनों को देखते हुए कहा। आखिर उन दोनों की वजह से ही तो उसे हैदर की सच्चाई का पता चला था। और फिर उसकी बीवी और बच्चे का पता उसने अपने तरीके से लगवाया था। ज़विश और हुरिया की हमरा मानूर लाउंज में आती उसके सामने बैठी थी। काजी के कलमात पढ़ने के बाद दोनों ने बारी-बारी निकाह के दो बोल बोलते खुद को एक दूसरे के नाम कर दिया। दोनों को अपनी सजदों में मांगी मोहब्बत मिल चुकी थी। फूलों की सेज के इस पार आते बुराक ने उसके चेहरे से सुर्ख आंचल हटाया। वह उसे यूं देख रहा था जैसे कोई मुआजिजा हो, फिर आगे बढ़कर उसके माथे पर मोहब्बत से भरपूर बोसा दिया। मैंने तुम्हें अपनी दुआओं से जीत लिया। उसकी बात पर वह मुस्कुराई। निकाह के बाद रुखसती अगले दिन की रखी गई थी जिस पर सब राजी थे। आज की शाम सुल्तान मेंशन के अफराद के लिए खुशगवार शाम थी। लॉन्च में बैठे सब चाय से लुत्फ अंदोज होते हुए बातों में मसरूफ थे। शादी के कार्ड्स आते ही बुराक ने सबसे पहले एक निकाल कर रेहाना बेगम को पकड़ाया और खुद भी वहीं बैठ गया। यह कार्ड बुराक ने खुद ही अर्जेंट में बनवाए थे। दोपहर का डिजाइन दिया अभी तैयार होकर पहुंचा था। रेहाना बेगम पूरे कार्ड को पढ़ते आखिरी में आई और वहीं उनकी नजरें रुक गईं। कार्ड से नजरें उठाकर उन्होंने बुराक को देखा। यह क्या लिखा है आखिर में? रेहाना बेगम के पूछने पर घर के सभी लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हुए। क्या? यह नोट। उन्होंने नोट पर उंगली रखते कार्ड उसके सामने किया। ओह यह मैंने खुद लिखवाया है। चाय पीते उसने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। क्या लिखा है? मेहताब साहब ने बीच से एक कार्ड उठाकर आखिरी में लिखा नोट पढ़ना शुरू किया। नो वन इज अलाउड टू वियर एनी रेड शेड बिकॉज इट्स माई वाइफ्स डे। बराए मेहरबानी कोई भी किसी किस्म का लाल रंग न पहन के आए क्योंकि यह मेरी बीवी का खास दिन है। क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? नहीं नहीं बेटे जी, आपने कुछ भी गलत नहीं लिखा। हल्का सा हंसते मेहताब साहब ने सर नफी में हिलाया। ये लड़का हमेशा उनकी उम्मीद से आगे का काम करता था। जानता हूँ, वैसे भी मेरी बीवी का खास दिन है तो कोई और क्यों उसकी तरह लगे। शाह ने बेनियाजी से कहते उसने कंधे उचकाए और दोबारा चाय पीने में मसरूफ हो गया। रेहाना बेगम भी गहरा सांस लेती मुस्कुराई थी। वह क्या कहती, बात तो किसी हद तक सही लिखी थी क्योंकि शादी में कुछ लोग दुल्हन से ज्यादा तैयार होकर आए हुए होते हैं। और उनका मानना भी यही था कि लोगों को शादी में मेहमानों की तरह ही तैयार होकर जाना चाहिए, न कि दुल्हन की तरह, ताकि जिसका खास दिन हो वह सबसे मुनफरद नजर आए। फ्रेश होकर वह वॉशरूम से बाहर आई। रूम की बंद लाइट्स देखकर वह हल्का सा हैरान हुई। उसे नहीं याद कि कब उसने वॉशरूम जाने से पहले लाइट ऑफ की थी। गीले बालों को तौलिए से आजाद करते लाइट ऑन करने के गर्ज से कदम बढ़ाए थे कि अचानक मोबाइल टॉर्च की वजह से रूम में फैली रोशनी पर उसके कदम रुके। बेड पर बैठे बुराक को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। हेलो। दांतों की भरपूर नुमाइश करते उसने ऐसे हेलो किया जैसे यहाँ इनवाइट किया गया हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह एक ही चुस्त में उसके सर पर पहुंची। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ।
नॉर्मल से अंदाज में जवाब देते वह बेड से उठते उसके सामने खड़ा हुआ। बुराक, तुम अंदर कैसे आए? वो उसे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अचानक याद आने पर उसने एक नज़र बालकनी के ग्लास डोर को देखते उससे पूछा, क्योंकि ग्लास डोर को तो उसने खुद बंद किया था। तो वह अंदर कैसे आया? फातिमा की मदद से। फातिमा? और बाकी किसी ने देखा तो नहीं ना तुम्हें? बेगम, ज्यादा थके होने की वजह से मेरे सास ससुर सो चुके थे, इसलिए मुझे यहाँ अंदर आते किसी ने नहीं देखा। और फातिमा से क्या बोलकर अंदर आए हो तुम? मैंने कह दिया कि तुमने बुलाया है। क्या? तुमने मेरा नाम ले लिया? उसे हैरत का झटका लगा था, जो उस पर सारी बात डाल चुका था। हाँ, क्योंकि मैं तो शरीफ सा आदमी हूँ, यूँ बिना बुलाए थोड़ी ना कहीं जाता हूँ। शरीर मुस्कुराहट सजाए उसने आँख विंक करते कहा। एक तो उसने झूठ कहा, ऊपर से वह उसे तंग कर रहा था। माहिनूर का तो गुस्सा सवा नेज़ पर पहुँच गया। तुम ना एक अच्छा सा वक़्त देखकर भाड़ में चले जाओ। लफ्ज़ चबा-चबा कर कहते हुए दोबारा दबा-दबा गुर्राई। भाड़ में जाने के लिए भी अच्छा सा वक़्त देखना पड़ता है क्या? उसके गुस्से पर बुराक को और मज़ा आने लगा। हाँ, अच्छा सा वक़्त देख कर जाना, ताकि वापस आने का कोई चांस ना बने तुम्हारा। लड़की, थोड़ी-सी तमीज़ से बात कर लो, शौहर हूँ तुम्हारा। कॉलर सीधा करते उसने गर्दन अकड़ाकर कहा, आधा शौहर। अपना मौका कहाँ छोड़ती थी ये लड़की? उसने उस पर बावर करवाया कि सिर्फ़ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। आँखें घुमाकर कहते हुए उसके सामने से हटने लगी जब बुराक ने उसे दोनों बाजू से पकड़कर दीवार से लगाया। उसके दोनों एतराफ़ पर अपने हाथ रखते उसका जाए फरार बंद कर गया। जितनी तुम हो ना, यकीन करो उसके लिए मैं आधा ही काफ़ी हूँ। उसकी आँखों में देखते उसने ज़ुमायनी से कहा। उसका खुद के इतने करीब होने पर महनूर की चलती ज़बान तालू से लग गई। नज़रें उसकी खुमार आलूद नीली आँखों से टकराई। उसका दिल एक नए सिरे से धड़कने लगा। वह उसे अव्वल दिन से अच्छा लगा था और फ़िलहाल उस शख़्स की इतनी सी गुर्बत पर उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। कमरे की मायने ख़ेज़ खामोशी में उसे अपनी धड़कनों की तेज़ आवाज़ अपनी समाज से टकराती हुई महसूस हो रही थी। यूँ जैसे दिल अभी सीने से दीवार तोड़ते बाहर होगा। तुम दूर रहकर भी बात कर सकते हो। खुद पर काबू पाते उसने हिम्मत का मुज़ाहिरा किया। नहीं। उसके चेहरे के आते-जाते रंगों को दिलचस्पी से देखते हुए उसके और करीब हुआ। बुराक। उसकी रहमतलब नज़रों को देखने पर बुराक का दिल शिद्दत से धड़का था। क्या होगा तुम्हारा? उस वक़्त का सोचो जब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता भी मौजूद नहीं होगा। उसे डराने की एक भोंदी कोशिश करते वह पीछे हटा। उसके दूर होने पर महनूर ने गहरा साँस लिया था। उस शख़्स की ज़रा-सी कुर्बत वह बर्दाश्त न कर सकी। तुम जाओ ना, जा क्यों नहीं रहे? उसके दोबारा से बेड पर बैठने पर उसने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो? तो बोल दूंगा मेरी बीवी का कमरा है, किसी गैर का तो नहीं। बुराक, शराफत से उठो और यहाँ से निकलते बनो। उंगली उठाकर कहते हुए फिर से अपनी पुरानी वाली टोन में लौटी। अच्छा, जा रहा हूँ। मुंह बनाते हुए कहते हुए बेड से उठा था। वह यहाँ सिर्फ उसे देखने आया था और उसका काम हो चुका था, इसीलिए वह अब घर जाने का ही इरादा रखता था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दरवाजे की तरफ जाते उसने कहा, ठीक है, तो मैं जाऊँ? जाते-जाते वह फिर से पलटा। हाँ, जाओ। पक्का? बुराक, जा रहे हो या नहीं? मसनूई गुस्सा करते वह उस ड्रामेबाज से पूछने लगी। तुम इतना इसरार कर रही हो तो नहीं जाता। एहसान करने वाले अंदाज में वह कहते दोबारा उसकी तरफ आया। उसके सामने खड़े होते उसे समझने का मौका दिए बिना उसने माहिनूर का माथा चूमा। कल मिलते हैं बेगम। मोहब्बत से उसके गाल थपथपाते वो रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मायनूर के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट ने अता किया। रूम लॉक करते वह सोने की गर्ज से बेड पर जा लेटी। सुर्ख लहंगा पहने, ब्राइडल मेकअप किए वह हुरिया और जविश के हमरा चलती हुई स्टेज तक आ रही थी। बुराक ने नजरें उठाकर उसे देखा और फिर नजरें हटाना भूल गया। वह आज से पहले उसे इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी थी। यूं जैसे जन्नत खुद चलकर उसके पास आ रही हो। सुर्ख रंग में उसे पोर पोर अपने नाम के लिए तैयार देखकर आज उसे उससे नए सिरे से मोहब्बत हो गई थी। बुराक की मजबूत हथेली पर हाथ रखते वह दोनों एक साथ स्टेज पर रखे सोफे पर बैठ गए। कुछ देर में खाने का दौर शुरू हुआ और उसके बाद तमाम रसूमात करते रुखसती कर दी गई। वह इस वक्त बेड पर अपना लहंगा फैलाए पूरे हक से उसके कमरे में बैठी थी। बुराक रूम में दरवाजा खोले अंदर आया। सामने उसे पूरे हक से अपने बेड पर बैठा देखकर उसके चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट ने रक्स किया। आज उसे अपना कमरा मुकम्मल लग रहा था। मेरी मुंह दिखाई। उसके बैठते ही वह अपनी हथेली उसके सामने करते अपना हक मांगने लगी। ओह! वह तो मैं भूल ही गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। चलो कल ले लेना। अभी चाहिए मुझे, वरना रूम से बाहर निकलो। उसने सीधा धमकी दी। तुम मुझे मेरे रूम से बाहर निकालोगी? बुराक ने अपनी तरफ इशारा करते मसनूई हैरत से पूछा। जी बिल्कुल। ज़ालिम लड़की, उसने अफ़सोस से सर हिलाया। अच्छा, वह सामने जो अलमारी है ना, उसमें है तुम्हारी मुँह दिखाई। बाकी तंग करने का इरादा तर्क करते बुराक ने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसका क्या भरोसा वो उसे रूम से बाहर भी निकाल दे। एक मशकूक नज़र उस पर डालती वह अपना लहंगा उठाए अलमारी के सामने गई। अलमारी खोलते उसकी आंखें हैरत से फैल गई, जहां सामने हर रंग का हिजाब हैंग किया हुआ था और शायद ही उसने कोई रंग छोड़ा हो। कैसा लगा गिफ्ट? उसके पीछे खड़े होते बुराक ने पूछा। वह ये एकदम पुरजोशी से उसके गले लग गई। बुराक के तमाम लफ्ज लबों पर ही दम तोड़ गए। थैंक यू सो मच। जज्बात के हाथों यरगमाल होती वह अंदाजा ही न लगा सकी कि उसकी इस हरकत से मुकाबिल पर जज्बातों का पहाड़ टूट पड़ा है।
बुराक ने उसके गिर्द मजबूत हिसार कायम किया। शुक्रिया हमारी कहानी मुकम्मल लिखने के लिए। उसकी सरगोशी नुमा आवाज अपने कानों के करीब सुनते वह पीछे हुई थी। दिमाग में अचानक से झमाका हुआ। उसने बेसाख्ता अपने हाथ में गजरे के नीचे पहने ब्रेसलेट को देखा और फिर मशकूक नजरों से बुराक को देखा, जो पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। तो वह पार्सल तुमने भेजा था? मेरे अलावा कौन भेज सकता है? किसी को इतनी कदर होगी तुम्हारे आंसुओं की? तो मुझ पर कब से नजरें हैं तुम्हारी? पहले दिन से। मुझे लगा तुम लाहौर जाकर मुझे भूल गए। उसने कुछ उदास होते हुए कहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मेरी नज़रों से ओझल होने से मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तो यह फ़कत तुम्हारी खामख्याली है। तुम मेरे लाशौर के हिसार में हो। तो लाहौर जाने के बाद तुमने मुझे याद किया था? आंखों में खुशी लिए उसने पूछा। याद वह आते हैं जो भुला दिए जाएं, और मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाया। मैं नहीं जानता सेकंडों के दरमियान खाली जगहों को क्या कहते हैं, लेकिन मैं उन वक्फों में भी बस तुम्हारे बारे में सोचता था। मैंने कोई काम मुसलसल नहीं किया सिवाय तुम्हें याद करने के। उसके गर्द हिसार कायम करते बुराक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? तजस्सुस के मारे वह पूछ बैठी। उसके पूछने पर बुराक कई लम्हे उसकी आंखों में मोहब्बत से देखता रहा और फिर बोला। जिस दिन लाउंज में जमीन पर बैठे तुम्हारी आंखों में पहली बार आंसू देखा था, तब। उस दिन मुझे महसूस हुआ था कि इन आंखों में ऐसी कशिश है कि अगर एक दफा मैंने और देख लिया तो कहीं और देखने के काबिल नहीं रहूंगा, क्योंकि उन आंखों में कुछ ऐसा है कि डूबने के बाद किनारा लगने की चाहत नहीं रहती। इसीलिए उसके बाद मैंने उन आंखों में देखने से एहतियात बरत लिया। लेकिन फिर उस दिन तुम्हारा नाम किसी और के साथ सोचा तो अपने अंदर एक खालीपन महसूस हुआ। उस दिन मैंने यह जाना था कि तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें मेरा नसीब बनना है। वह बोलता जा रहा था और माहनूर उसकी नीली आंखों को देख रही थी। वह इतनी हसीन आंखें लेकर कैसे किसी और की आंखों का असीर हो सकता था? उन नीली आंखों में आज कुछ ऐसा था जो सदियों की मुसाफत तय करने के बाद मिलता है। अगर तुम इतने प्यार से मेरी आंखों में देखोगी तो मैं सारी रात बिना पल के झपकाए तुम्हें देख सकता हूँ। अज़ली शौक अंदाज। अगर मैं तुम्हारा नसीब न बनती तो? तुम कैसे मेरा नसीब न बनती? मैंने खुद खुदा से बात की है, उनसे तुम्हारी सिफारिश करवाई है। उसके गर्दन अकड़ाकर कहने पर वह हल्का सा सर नफी में हिलाते हुए मुस्कुराई और फिर पीछे हटते हुए अलमारी से आरामदायक कपड़े लेते वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही बुराक भी अपने कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कपड़े चेंज करते बाहर आकर अपने बेड पर नीम दराज होते उसने आंखें मूंद ली। कुछ लम्हे बाद अपने पास हलचल महसूस करते बुराक ने आंखें खोलकर उसे देखा, जो सोने की तैयारी कर रही थी। उसके लेटने से पहले ही बुराक ने उसके सामने अपना बाजू फैला दिया। उसके सीधे फैलाए गए हाथ को देखते मायनूर ने उसे देखा, जो मासूमियत से उसे देख रहा था। उसकी बात का मतलब समझते वह उसके करीब आते उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। बुराक को यूं लगा जैसे उसके अंदर इतनी वक्त से चलती आग पर किसी ने बर्फ रख दी हो। अपने फैलाए गए हाथ से उसके गिर्द हिसार कायम करते वह खुद भी नींद की वादियों में उतर गया। न जाने कितने दिनों बाद ये राहत के दिन नसीब हुए थे। हॉस्पिटल से वापस आते वह घर में दाखिल हुआ। उसके सामने कोई इंसान नजर नहीं आया, अलबत्ता ड्राइंग रूम से बातों की आवाज आ रही थी। यानी घर के तमाम लोग वहीं मौजूद थे। फ्रेश होने के लिए उसने अपने रूम में जाना चाहा, जब किचन से आती जविश की आवाज पर रुका था, जो मुलाजमा को काम बता रही थी। अपने रूम में जाने का इरादा तर्क करते वह किचन के जानिब आया। उसके इशारा करने पर मुलाजमा किचन से बाहर चली गई। जावियार ने पीछे से जाते उसे अपने हिसार में लिया। अपने पास कुलून की तेज खुशबू और उसके लम्स को महसूस करती वह समझ चुकी थी कि वह कौन हो सकता है। जावियार ने अपने हाथ में पकड़ा सफेद गुलाब उसके सामने किया। सफेद गुलाब देखते उसकी आंखें चमक गईं। थैंक यू। उसके हाथों से फूल लेते पलटकर अपना रुख उसके सामने किए वह खड़ी हुई। वैसे तुम्हें पता है आज मुझे इन फूलों की बहुत याद आ रही थी। वह क्यों? क्योंकि आज मुझे यूनिवर्सिटी में किसी लड़की ने गुलाब नहीं दिया। जविश ने अफसुर्दगी से उसे बताया था। ओह, यह तो बहुत दुख की बात है। हाँ ना। वैसे तो रोजाना कोई ना कोई लड़की देती थी, आज पता नहीं क्यों नहीं दिया। गुलाब की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए उसे बताती है। हो सकता है अब उसे तुम्हें छुपकर फूल भेजवाने की जरूरत न पड़ती हो। क्या? उसकी इतनी मध्यम आवाज में बोलने पर वो नासमझी से उससे पूछती है। कुछ नहीं। वो देखो चाय गिरने वाली है। वो उसका ध्यान चूल्हे पर रखी चाय की तरफ करता है, जो गिरने वाली थी। जविश जल्दी से चूल्हे पर लगी आग को बंद करते हुए दोबारा उसकी तरफ मुड़ती है। तुम कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि तुम दुखी नहीं हो। मैं रोजाना खुद तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आया करूंगा। अपनी हंसी दबाए उसने जविश के गाल थपथपाते हुए उसे पचकारा। अच्छा, तुमने मुझे बातों में लगा दिया। हटो आगे से, मैंने सबको चाय भी देनी है। अपना काम याद आने पर वह उसे कहते हुए साथ में ही मुलाजमा को भी आवाज देती है, जो किचन में आ जाती है। मुलाजमा के आते ही जावियार किचन से बाहर निकल गया। बाहर आते चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट लिए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह तीनों इस वक्त कराची के एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठे थे। मुस्तफ़ा और जावियार दोनों हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद यहाँ आए थे, जबकि बुराक को ऑफिस से कॉल करके बुलाया गया था, जो आज उन्हें अपनी शादी की दावत देने वाला था। बुराक उन दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, जो अनजान बनते हुए यहाँ-वहाँ देखने में लगे हुए थे। इससे महँगा रेस्टोरेंट नहीं मिला तुम दोनों को? नहीं, मुस्तफ़ा ने जल्दी से सरनफ़ी में हिलाया।
क्यों मुझ जैसे गरीब इंसान को लूट रहे हो यार? हाँ, बेचारे की कुछ घंटे की कमाई आज बिल देने में लग जाएगी। कितना नुकसान होगा ना उसे यार। ज़ाविया ने उसकी गरीबी पर तंज़ करते हुए अफ़सोसगी से मुस्तफ़ा को देखते हुए कहा, अल्लाह पूछेगा तुम दोनों को। सीधे होकर बैठते हुए बुराक ने मेन्यू एहसान जताते हुए उनके सामने रखा। अल्लाह सबसे ही पूछेगा। मुस्तफ़ा ने उसके हाथ से कार्ड लेते हुए जवाब दिया। मुस्तफ़ा मेन्यू कार्ड पर चुन-चुन कर महँगी डिशेज़ ऑर्डर करवा रहा था और हर डिश का ऑर्डर देते बुराक को देखना नहीं भूलता था, जो उसे घूरने में मसरूफ़ था। ऐसे क्या देख रहे हो? कभी कोई खूबसूरत नौजवान नहीं देखा क्या? उसके घूरने पर वह उसे और ज़िद करने लगा। सोच रहा हूँ कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने यहाँ आकर। अब गलती कर ही ली है तो भुगतो भी, क्योंकि मेरा नाम मुस्तफ़ा ज़ैदी है। इतनी आसानी से अपना हक नहीं छोड़ता। वो उसे और सुलगाने लगा, जिस पर वह सिर्फ़ उसे घूर ही सका। ज़ावियर का मोबाइल बजने लगा। उसका कोई इरादा नहीं था इस वक़्त किसी का भी कॉल उठाने का। उसने बेज़ारी से मोबाइल देखा, लेकिन सामने जगमगाते नाम को पढ़ते उसके चेहरे पर से बेज़ारियत पल में गायब हुई। हेलो, कॉल उठाते ही सामने वाले की बेचैन आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कहाँ हो? लाउंज में फूलों के पास चक्कर लगाते हुए उसने पूछा। रेस्टोरेंट में हूँ, किसी को लूटने के इरादे से। एक नज़र बुराक को देखते हुए उसने जवाब दिया। बुराक ने अब मुस्तफ़ा से नज़रें हटाकर ज़ाविया पर रख दी। क्यों मेरे मासूम भाई को लूट रहे हैं? ज़ावियार का इशारा समझते हुए उसने बुराक की साइड ली। तुम्हारा यह मासूम सा भाई एक वक्त पर 2 कंपनीज़ को सँभाल रहा है, इतना खर्चा तो कर ही सकता है ना। ज़ावियार ने भी उसे बताना ज़रूरी समझा कि उस इंसान पर तरस नहीं खाया जा सकता। ज़ावियार की बात पर वह सर नफ़ी में हिलाते हँसने लगी। तुमने कॉल की थी खैरियत? ज़ावियार ने संजीदगी से पूछा कि शायद कोई काम हो। हाँ, बस मैं घर में बोर हो रही थी तभी कॉल कर ली। फूलों को हाथ में लेते उसने अपने कॉल करने की वजह बताई। अच्छा, तो मुझे कॉल करके बोरियत मिटाई जा रही है। ज़ाविया ने एक नज़र बुराक और मुस्तफ़ा को देखा, जो दोनों ही एक दूसरे को तंग करने में लगे हुए थे। हाँ, मायनूर को कॉल की थी, वह रास्ते में है, थोड़ी देर में आ जाएगी घर। तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना तुम्हें तंग कर लिया जाए। हेलो भाभी जी, हम हैं ना, हमें तंग कर लें। वह कोई जवाब देता उससे पहले फ़ोन की दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ उभरी। मर्दाना आवाज़ पर वह यकलख्त पलटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अंदर किसने आने दिया तुम्हें? ज़विश का लहज़ा पल में सपाट हुआ। वह क्या है ना, मुझे पता चला कि आपके मामू-मामी हमारे घर में हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर आपसे मिल लूँ। कुछ पुराने हिसाब भी तो बराबर करने हैं ना। मोबाइल से आती आवाज़ पर ज़ावियार गुस्से और परेशानी में अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके इस तरह खड़े होने पर बुराक और मुस्तफ़ा ने नासमझी से एक-दूसरे को देखा और खुद भी जगह से खड़े हो गए। मुझे लगता है पिछली बार का थप्पड़ भूल गए हो तुम, इसलिए दोबारा आ गए। यही तो भाभी जी, मैं चाहता हूँ आप अपने उन मुलायम हाथों से मुझे छुएँ। खबासत से मुस्कुराकर कहते वह उसके करीब हुआ। दफ़ा हो जा यहाँ से। ऐसे कैसे? पहले अपना हिसाब तो बराबर कर लूँ। कमीनी मुस्कुराहट के साथ कहते साद ने उसकी कलाई पकड़ी। छोड़ो मेरा हाथ। मोबाइल से आती उसकी आवाज़ पर ज़ाविया जल्दी से भागते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकला। उसके पीछे ही बुराक और मुस्तफ़ा भी निकले। वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जब बुराक ने उसे रोका। भाई क्या हुआ है? ज़ाविया के मुँह से अल्फ़ाज़ अदा न हुए। इसलिए उसने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया जहाँ से ज़विश की आवाज़ें आ रही थी, जो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज़ें सुनते ही बुराक और मुस्तफ़ा भी अपनी-अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े और एक ही चिश्त में वह तीनों रेस्टोरेंट की हदूद पार करते मेन रोड पर थे। तीनों की गाड़ी आगे-पीछे थी। वह तीनों ही रश ड्राइविंग करते ट्रैफ़िक को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तीनों के सर पर इस वक़्त गुस्से और परेशानी की मिली-जुली कैफ़ियत थी। फ़ोन के स्पीकर से आती ज़विश की आवाज़ पर ज़ावियार का दिल बैठा जा रहा था, कहीं वह उसके साथ कुछ गलत न कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूँगा। अपनी ही सोचों में उलझते हुए उसने गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी। छोड़ो मुझे। वह खुद को मजबूत बनाए अपनी पूरी ताकत लगाए उसके हाथ से मुसलसल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जिसने मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? मुझे? देखो अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। उसके चेहरे पर दहाड़ते हुए उसने उसे घर के अंदर की तरफ घसीटा। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, अगर मुझे कुछ हुआ ज़ाफ़िया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि ज़ाविया तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा। वह कमीनगी से हँसा। बहुत नाज़ है ना तुम्हें उस पर देखना, आज तुम्हारी हालत देखने के बाद वह 1 मिनट नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने में। अल्फाज थे या पत्थर सीधा ज़विश के दिल पर लगे थे। वह जो कब से मज़बूत बनी थी, अचानक उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। हाँ, वह चाहे जितनी मज़बूत क्यों न हो, उस मामले में वह कमज़ोर पड़ गई थी। वह पहले भी अपने किरदार पर लगे झूठे इल्ज़ाम की वज़ह से एक बार ठुकराई जा चुकी थी, तो क्या इस बार दोबारा उसे वही रुसवाई सहनी थी? उसका दिमाग मफ़लूज होने लगा था। वह मुसलसल खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जो उसे घर के अंदर की तरफ घसीट रहा था। सड़क पर वह 3 गाड़ी बाकी पूरे ट्रैफिक को चीरते हुए ओवर स्पीड में जा रही थी। उन तीनों के चेहरे सपाट और आंखों में सुर्खी थी और दिमाग में सिर्फ एक इल्तिजा कि ज़विश को कुछ न हो, कि वह बिल्कुल ठीक हो। मोबाइल के स्पीकर से आती आवाज़ों के साथ ज़ावियार का दिल भी बंद हो चुका था। अगर उसे कुछ हुआ तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेगा। कितनी मुश्किल से वह दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटी थी, खुश रहने लगी थी। वह एक और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
वह उसे घसीटते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर ले जाने लगा। वह चीख रही थी, लेकिन उसके आस-पास कोई न था। आज उसे शिद्दत से अफ़सोस हुआ कि क्यों वह हर बार तमाम मुलाज़िमों को छुट्टी दे देती थी। घर के बाहर एक गार्ड होता था, जिसको घर के अंदर की कोई चीख व पुकार नहीं सुनाई देती। मोबाइल भी लाउंज में गिर चुका था। उसकी मुसलसल आवाज़ों से तंग आते साहद ने अपनी साइड पर लगी पिस्टल को निकालकर उसके सर पर तान दी। चुप, एकदम चुप। एक आवाज़ और निकली तो अपनी जान से जाओगी। वह अचानक अपने सर पर पिस्टल देखकर खामोश हुई थी, लेकिन फिर चीख कर बोली, मार दो मुझे, मरना कबूल है लेकिन अपनी इज़्ज़त पर दाग नहीं। वह उस वक़्त कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मरना तो है तुम्हें, लेकिन इससे पहले मैं अपने थप्पड़ का बदला लूँ। अपनी नीच नज़रें उसके सरापे पर डालते वह फिर से उसे घसीटने लगा। सुल्तान मेंशन का मेन गेट खुलते ही वह तीनों दाखिली दरवाजे को अबूर करते भागते हुए अंदर आए। सामने उसके हाथ में जविश का हाथ देखते ज़ावियार की आंखों में खून उतरा। एक ही चुस्त में वह उसके सर पर पहुंचते जविश का हाथ उसके हाथ से छुड़वाते उसने साथ को इतनी जोर से पीछे धकेला कि वह सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे हॉल में मुस्तफा और बुराक के पाँव में गिरा। माहिनूर भी उनके पीछे ही घर में दाखिल हुई थी। उसने सारे मामले को देखते हुए भागकर जविश को अपने साथ लगाया। ज़ावियार को देखते जविश की सांस में सांस आई थी, जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी बख्श दी हो। साथ तो यूं अचानक उन तीनों को देखकर डर गया और अब उसे अपनी मौत अपने करीब लगी थी जब ज़ावियार तेज तेज सीढ़ियां उतरता उसके पास आया और उसे बिना समझने का मौका दिया उस पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। उसकी रगें उभरी हुई थीं और बाल सारे माथे पर बिखर चुके थे और वह लगातार उसे मारे जा रहा था। मुस्तफ़ा ने ज़ावियार को पकड़कर पीछे किया जो उसे छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। मुस्तफ़ा की मज़बूत पकड़ में भी वह उस भूखे शेर की तरह फड़फड़ा रहा था जिसका शिकार सामने हो और कोई उससे उसे दूर किए हुए हो। ज़ावियार के दूर होते ही कुछ लम्हे सांस लेने के बाद उसने आंखें खोली और अपने पास और अपने आसपास जहां थोड़ी ही फासले पर उसे पिस्टल पड़ी हुई नजर आई, उसने उन दोनों के आपस में लगे होने का फायदा उठाते हल्का सा हाथ बढ़ाकर पिस्टल उठाने की कोशिश की, जिसे एक लम्हे में बुराक ने लात मारते नाकाम कर दी। लात इतनी जोर से लगी थी कि वह कराह कर रह गया। बुराक ने पिस्टल उठाकर ज़ावियार की तरफ उछाली। अपने मुंह से निकलते खून को साफ करते उसे और कोई बहाना नहीं मिला तो उसने कराह कर कहा, मुझे क्यों मार रहा है? अपनी उस बीवी से पूछ जिसने मुझे यहाँ बुलाया था। यहाँ ज़ावियार की बस हुई थी। मुस्तफ़ा ने भी आज़ाद छोड़ दिया और सुल्तान मेंशन में गोली की गूंज और साथ की चीख सुनाई दी। हर तरफ खामोशी छा गई थी। गोली उसके बाजू पर लगी थी। माहिनूर, उसे ऊपर ले जाओ। उसने ज़विश की तरफ देखते हुए कहा। माहिनूर जल्दी से सर अस्बात में हिलाती उसे लेकर रूम में चली गई। आंखों में खून लिए वह साथ के पास पहुंचा और उसकी गोली लगे हुए बाजू को पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि सुल्तान मेंशन में उसकी दर्दनाक चीखें अजीब मंजर पैदा कर रही थीं। उसी हाथ से तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाया था ना? उसके लहजे में जुनूनियत थी, जैसे उसकी चीखों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में घुसकर मेरी ही बीवी पर इल्जाम लगाने की? जाविया ने पिस्टल उसके सर पर तानी, साथ जोर जोर से सर नफी में हिलाने लगा। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ फुप्पो की वजह से, क्योंकि वो उस उम्र में अपने जवान बेटे का जनाजा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वरना अब तक मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लेता। आइंदा गलती से भी अपनी शक्ल न दिखाना मुझे। एक ही झटके में वो उसे छोड़ते हुए पीछे हटा और लंबे डग भरते सीढ़ियां ऊपर करते ऊपर की तरफ चला गया। बुराक और मुस्तफा ने एक नज़र ज़मीन पर पड़े कराहते हुए साथ को देखा और बाहर से गार्ड को बुलाया। सपाट चेहरा लिए उसने दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा खुलते ही मायनूर बाहर निकल गई। बिखरे बालों और तनी हुई रगों के साथ वह अंदर आया। जविश हवा की तरह आकर उससे लिपट गई। उसके माथे पर पड़े बल और चेहरे के सर्द तासुरात पल में गायब हुए। मैंने उसे नहीं बुलाया था। जावियार ने कर्ब से आंखें बंद की थी। तो क्या वह उसे अपना इतना भी एतमाद नहीं दे पाया कि वह उसे किरदार की सफाई दे रही थी? यक लफ्ज़ी जवाब। तुम्हें यही लगता है कि मैंने उसे बुलाया था? उसके यकलफ़्ज़ी जवाब पर ज़विश ने चेहरा उठाया उसे देखा। नहीं, मैं जानता हूँ तुमने नहीं बुलाया। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। सादा सा लहज़ा लेकिन भरपूर जवाब। वह दोबारा उससे लिपट गई। कुछ लम्हे बाद ज़ावियार को अपनी शर्ट पर नमी महसूस हुई। उसने ज़विश का चेहरा सामने किया जिसकी आँखों के किनारे पर मोती थे। उसकी वजह से अगर तुम्हारी आँख से एक और आँसू निकला तो मैं उसे अपने हाथों से कब्र में डालूँगा। उसके आँसू अपनी उँगली की पोरों से चुनते हुए ज़ावियार ने सख्ती से कहा। मैं उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से रो रही हूँ। ज़ावियार के हाथ रुके थे। उसने हैरत से उसे देखा। मेरी वजह से क्यों? तुम हो ही इतने अच्छे। लाड से कहते उसने उसकी गर्द अपना नर्म हिसार बनाया। कोई भी इस काबिल नहीं कि तुम्हारी आंखें उसकी वजह से भीगे। और मुझे हर उस शख्स से नफरत है जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, चाहे वह मैं खुद क्यों न हूँ। वह उसे बता रहा था या रोने से मना कर रहा था। वह समझ न सकी, लेकिन ये आंसू उसके शुक्र के आंसू थे, जो उसको ऐसा हमसफर मिला था, जो बिना कहे उसकी हर बात जान जाता था, जो हर जगह उसकी ढाल बन जाता था, उस पर अंधा एतमाद करता और हर उस जगह उसके किरदार की गवाही देता, जहाँ लोग किरदार की सफाई मांगते थे।